मैम एक बार मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स का मतलब बता दो। बेटा मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि आउटर अपीयरेंस किसी भी चीज का कैसा है। एग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा होना, बहुत सारी चीजों को एक जगह एक्यूमुलेट हो जाना। ये आप लोगों ने प्लाज्मोडियम के अंदर ही तो डिस्कस किया होगा ना, प्लाज्मोडियम में एक एग्रीगेट बन रहा था जिसको हम प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड के अंदर, यस मैम। है ना। तो वही उसका मतलब यही होता है कि आप आउटर अपीयरेंस आपको ऐसा दिख रहा है कि वो एग्रीगेशन बना चुका है एक अपनी। ओके मैम। चलो देखो, अब आता है हमारा प्लांटिंग। अब पसंद है आप लोगों को? हाँ जी मैम बोलो विवेक। मैम डाउट मैम की कॉन्सेप्ट से मैम जो लिविंग वर्ल्ड का था हाँ बताओ। मैम, जो इसमें लाइन है सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, मैम ये समझ नहीं आया। और मैम लीड का मतलब ये डाउट मैं क्लास के बाद में फिनिश करती हूँ, ठीक है। 8 बजे जब हमारी क्लास हो जाएगी उसके बाद 15 मिनट बचते हैं ना, उसमें हम लोग आपके डाउट्स लेंगे, ओके मैम। क्योंकि 12 मिनट्स ऑलरेडी हो चुका है। तो जिसके भी जितने भी डाउट्स है ना वो अपने पास नोट डाउन करके लिख लिया करो। जब हम क्लास फिनिश करते हैं सब अपने डाउट पूछ लिया करो, फिर वो कोई से भी चैप्टर से आप लोगों के डाउट्स, ठीक है। अब देखो, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर पढ़ा है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, 3 किंगडम। तो इसकी मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, LECH। याद है सबको LECH ट्रिक? यस मैम। लास्ट में हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, किसका? RH विटेकर ने जो दिया था। अब 5 किंगडम में से 3 किंगडम हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके थे। कौन कौन सा किंगडम? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, ठीक है। अब हमारे पास 2 किंगडम बचते हैं, प्लांटी और एनिमेलिया। अब ये तीनों के तीनों तो हम पढ़ चुके हैं एक ही चैप्टर में, बिकॉज ये 3 हमारे पास ऐसे किंगडम हैं जिनके बारे में हमें ज्यादा पढ़ना नहीं होता है। मैक्सिमम अगर आप अपने चारों तरफ भी देखो तो आप लोगों को सबसे ज्यादा क्या देखने के लिए मिलेंगे? प्लांट्स और एनिमल्स। मतलब सबसे ज्यादा वेराइटीज आप लोगों को प्लांट्स और एनिमल्स की देखने के लिए मिलेगी। इसीलिए आपको इन दोनों किंगडम्स को एक एक चैप्टर्स के बेसिस पे पढ़ना पड़ता है। तो आप एनिमल में भी पूरा चैप्टर पढ़ोगे, ऐसे ही आप प्लांट के अंदर भी पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ोगे। अब सबसे पहली चीज आती है बच्चों, हमारा फर्स्ट टॉपिक आएगा यहाँ पे कि मेरे पास जितने भी प्लांट्स अवेलेबल हैं उन प्लांट्स को मैं कैसे क्लासिफाई करूं। तो फर्स्ट टॉपिक आप लिखोगे यहाँ पे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये चीज तो आपको समझ में आती होगी ना कि किसी भी किंगडम को पढ़ने से पहले हम उसको क्लासिफाई क्यों करते हैं? क्यों करते हैं हम उसको क्लासिफाई? ताकि हम स्टडी इजी कर पाए। बोलो भाई। यस स्टडी को इजी बनाने के लिए ही ना, कि हमारे पास एक स्टडी इजी बन जाए, हम इजीली हर एक ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टर के बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश कर देते हैं। तो मेरे पास अलग अलग सिस्टम्स थे क्लासिफिकेशन के लिए। मेरे पास पहले 3 सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। पहला सिस्टम आएगा मेरे पास आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकेंड, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थर्ड, फिजिकल फिजियोलॉजिकल फिजिकल नहीं, फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक का मतलब मैंने आपको लास्ट में समझाया था, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था ना। टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स में यही डिफरेंस था। टेक्सोनोमी में CINC होता है और सिस्टमैटिक में CINC प्लस फाइलोजेनी था। याद है ना? अब देखो, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मैं कर रही हूँ, उसका बेसिस क्या है? तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना है बेसिस, कि भाई मैं किस बेसिस पे अपने प्लांट्स को डिवाइड करूंगी अलग अलग ग्रुप्स के अंदर या अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। तो पहला जो मेरा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इन्होंने क्या लिया था? इन्होंने लिए थे सारे ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। अब ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स का मतलब क्या है? जैसे कि भाई मेरा प्लांट जो है उसका हैबिटेट कैसा है? हैबिटेट समझते हो? मैम उसका रोल वातावरण
कहाँ पे पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल है या किस एरिया के अंदर वो पाया जा रहा है, उस बेसिस पे मैंने प्लांट्स को डिवाइड कर दिया कि भाई एक ग्रुप में मैंने वो प्लांट्स रख दिए सारे के सारे जो वाटर के अंदर पाए जाते हैं, एक ग्रुप में मैंने सारे के सारे वो रख दिए जो लैंड पे पाए जाते हैं, एक मैंने ऐसे रख दिए जो डेजर्ट में पाए जाते हैं या कोई वार्म सॉइल के अंदर, मॉइस्ट सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। इस बेसिस पे मैंने प्लांट्स को डिवाइड कर दिया। फिर मैंने प्लांट्स को उनके कलर्स के बेसिस पे डिवाइड कर दिया या उनकी लीफ के बेसिस पे डिवाइड कर दिया कि भाई एक प्लांट है उसकी लीफ बड़े साइज की है, एक है जिसकी छोटे साइज की है, एक है जिसके पास बहुत सारी लीव्स है, एक है जिसके पास बहुत कम लीव्स है। हो सकता है ना ये भी क्लासिफिकेशन? Yes. Yes, ma'am. ऐसे ही आर्टिफिशियल में सिर्फ और सिर्फ इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को लिया था, उसी बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया। अब आप खुद बताओ, क्या बाहर से देख के मैं ऑर्गेनिज्म का रियल कैरेक्टर पता लगा सकती? नो मैम। मेरे पास आकांक्षा है, मेरे पास महक है, मेरे सामने आकांक्षा और महक दोनों आके खड़ी हो जाएं, क्या मैं उन दोनों को देख के ये बता सकती हूँ कि भाई आकांक्षा ज्यादा पढ़ने वाली है, महक कम पढ़ने वाली है, या महक ज्यादा पढ़ने वाली है, आकांक्षा कम पढ़ने वाली है? No, ma'am. मुझे उनकी मॉर्फोलॉजी भी देखूंगी, मैं उनकी एनाटॉमी भी स्टडी करूंगी, उनका पूरा बिहेवियर मैं स्टडी करूंगी, उनके पेरेंट्स, उनके एंसेस्टर्स के बारे में भी देखूंगी कि आकांक्षा के पेरेंट्स कितने ज्यादा एजुकेटेड हैं, आकांक्षा का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, महक का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, सारी चीजें मैं अपने माइंड में रखूंगी, तभी तो मैं क्लासिफिकेशन करूंगी ना। Yes, ma'am. सेम चीज प्लांट्स के साथ है। भाई आर्टिफिशियल में इन्होंने क्या किया, जैसे देखो ना, कोई चीज हम समझते हैं कि भाई नेचुरल है, तो नेचुरल चीजें ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है, आर्टिफिशियल नेचुरल। तो आर्टिफिशियल कंसीडर करना। हाँ जी बेटा, किसी ने बहुत जोर से मैम बोला, दिया आपने बोला था क्या? No, ma'am. छोड़ो चलो, तो मैंने ही बोला भाई आर्टिफिशियल चीजें आर्टिफिशियल ही है, उनकी कोई वारंटी नहीं होती ना। जैसे किसी भी शॉप पे चले जाते हो, किसी भी मॉल में चले जाते हो, तो वहां पे अलग सी पोस्टर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है उस पे? लाइन, फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। पढ़िए ये लाइन कहीं पे? Yes, ma'am. यस मैम। तो ऐसी चीज यहाँ पे है कि भाई आर्टिफिशियल ये चीज इन्होंने कर दिया, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे हैबिटेट कलर लीफ इन्होंने बता दिया। तो इसका मतलब क्या इनका ये सिस्टम सक्सेसफुल रहा होगा? नहीं रहा होगा ना सक्सेसफुल। भाई अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो मेरे को आगे नेचुरल फाइलोजेनेटिक बनाने की क्या जरूरत पड़ती? नहीं जरूरत थी। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स आए। पहली ड्रॉबैक क्या था? पहला ड्रॉबैक भाई इनका ये था कि इन्होंने बहुत कम इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही ऑर्गेनिज्म प्लांट्स को डिवाइड कर दिया। वेरी फ्यू इंफॉर्मेशन was provided। मैम ये दिया किसने था? वो भी बताऊंगी अभी। सेकेंड, इन्होंने एक और ड्रॉबैक ये किया, गेव इक्वल वेटेज टू रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर। ठीक है, फिर क्लोजली रिलेटेड वर्ड सेपरेटेड। यस तनिष्का। मैम सेकंड पॉइंट समझ नहीं आया। अभी समझाती हूँ सारे। देखो बेटा, जो मैंने लिखा है उसको समझो। ये तो समझ में आया ना मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वाला पॉइंट, बेसिस क्या था इस सिस्टम का? यस मैम। Yes, ma'am. अब बात आती है भाई ड्रॉबैक की। पहला ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने भाई बहुत कम इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया था। पहला पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट में ये लिखते हैं कि गेव
इक्वल वेटेज टू रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर। अब ये रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर और वेजिटेटिव कैरेक्टर होता क्या है वो समझ। अभी बताना जरा ये मैं क्या बना रही हूँ। फ्लावर 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 म्यूकस फ्लावर स्टाइल 10th क्लास में पढ़ा होगा ना। यस Yes, ma'am. यस अब ये क्या है मेरे पास, मैम पैटर्न पेटल्स पेटल ये क्या है। Separate. तो बच्चा ये जो पैटर्न और सेबल है ना, ये कैसे ऑर्गन नॉन है, रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव वेजिटेटिव ऑर्गन्स या फिर पार्ट्स। और ये Parts. बीच में क्या है, गाइनोशियम एंड दिस वन इज एंथर एंड्रोशियम। तो गाइनोशियम और एंड्रोशियम कैसे पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट दीज आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ है ना कि जो मेरे साइंटिस्ट हैं, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था ये, एरिस्टोटल एंड कैरोलस लीनियस। एरिस्टोटल एंड कैरोलस लीनियस साइंटिस्ट ने दिया। इन दोनों ने क्या गलती की, ध्यान से सुनना इस चीज पे। इन दोनों ने भाई ये मिस्टेक किया कि वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को दोनों को इक्वल वेटेज दे दिया था। इक्वल वेटेज देने का मतलब ये है भाई, इन्होंने ये बोल दिया कि प्लांट के लिए जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव कैरेक्टर है उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। क्या ऐसा है? नो मैम नहीं है। नो मैम एंड इसके अलावा अगर मैं बच्चा आप लोगों से चेंजेस पूछूं तो कौन कौन से ऑर्गन या किस पार्ट के अंदर सबसे ज्यादा चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी है? वेजिटेटिव पार्ट के अंदर है ना। वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं वो इजीली अफेक्टेड हो जाते हैं। यस मैम तो हम इक्वल वेटेज नहीं दे सकते ना, गलती है ये इनकी, इन्होंने इक्वल वेटेज दिया। तो यही मैम? पॉइंट है। हाँ जी, मैम पिस्टिल भी हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कौन सा बेटा? पिस्टिल अच्छा पिस्टल। हाँ बेटा, ये जो हमारा ये गाइनोशियम है ना, इसी को तो पिस्टल भी बोल देते हैं, इसी को ही कार्पल भी बोल देते हैं, इसी को स्टेमन भी बोल देते हैं। ठीक है। ओके मैम पैटल को कोरोला भी बोल देते हैं, स्टैपल को कैलिक्स भी बोल देते हैं। ये सब इन्हीं के नाम है। ठीक है। अब ये वाला बताओ मेरे को, किसने पूछा था? कांचे ने पूछा था ना मैम, सेकंड पॉइंट। नो मैम मैंने पूछा था। हाँ, समझ में आ गया ना अब सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? यस मैम ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में बोलते हैं भाई क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स को भी इन्होंने सेपरेट कर दिया था। बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड थे। सपोज मेरे सामने दो प्लांट्स खड़े हैं, दोनों का कलर येलो है, लेकिन दोनों का कलर येलो है, अगर मैं उनके कैरेक्टर की बात करूं, एक है मैंगो ट्री और दूसरा ले लो बनाना ट्री है, कलर येलो है, क्या दोनों के दोनों सेम है? नहीं है ना। नो मैम उन्होंने दोनों को एक साथ रख दिया। एक था मेरा, एक का कलर येलो है, एक का कलर ग्रीन है। येलो वाला भी मेरा मैंगो ट्री है, ग्रीन वाला भी मैंगो ट्री है, क्लोजली रिलेटेड है दोनों के दोनों, सेपरेट कर दिया। क्योंकि इन्होंने भाई सिर्फ बहुत कम फीचर्स के बेसिस पे ही प्लांट्स को डिस्टिंग्विश कर दिया था, जिसकी वजह से जो साथ में आने चाहिए थे उनको भी सेपरेट कर दिया। ये थी इनकी 3 मिस्टेक्स। सॉर्टेड बच्चों? Yes, ma'am. यस चलो अब आते हैं हम लोग। अच्छा, ये जो मेरे साइड में लिखा हुआ है ये सब रफ कर दूं ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। Yes, ma'am. ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए यहाँ पे लिखने के लिए। हुस्नवाल बेटा आपका बार बार लीव हो रहा है, नेटवर्क इशू है क्या? चलो अब आता है नेक्स्ट, नेचुरल। बेटा नेचुरल के का बेसिस क्या होना चाहिए? एरिस्टोटल की गलती से
नेचुरल वाले ने क्या सीखा होगा? अब सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम ही बता देते हैं। साइंटिस्ट का नाम है बेंथम, जॉर्ज बेंथम एंड हुकर। ये बेंथम एंड हुकर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। अब इन दोनों साइंटिस्ट ने, एरिस्टोटल ने जो गलती की थी उसको तो ऑब्वियसली बात है रिपीट नहीं किया होगा ना। यस मैम। उन्होंने मॉर्फोलॉजी Yes, लिया, उन्होंने मॉर्फोलॉजी लिया, ऑब्वियसली बात है इन्होंने भी मॉर्फोलॉजी लिया होगा, लेकिन मॉर्फोलॉजी के साथ साथ इन्होंने एनाटॉमी भी लिया, ठीक है, और एम्ब्रियोलॉजी भी लिया। यस मैम। इसके अलावा फाइटोकेमिस्ट्री भी लिया। इन सब चीजों को इन्होंने कंसीडर किया, तब प्लांट्स को डिस्टिंग्विश करना शुरू किया। अब आप बोलोगे कि मैम फिर तो इनका सक्सेसफुल होना चाहिए, क्या ये सक्सेसफुल हुए? नहीं हुए, इनका भी ड्रॉबैक था। इनका ड्रॉबैक क्या था? इन्होंने पास्ट की हिस्ट्री नहीं ली थी। वेरी गुड निष्ठा, बिकॉज इन्होंने फाइलोजेनी नहीं लिया। नो अब अगर ये देखो बेंथम एंड हुकर फाइलोजेनी ले लेते तो हमको फाइलोजेनेटिक वाला पढ़ना ही नहीं पड़ता, एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ा दिया बच्चों के ऊपर। इसके साथ साथ इन्होंने जो हमारे एरिस्टोटल ने गलती की थी ना, कि हम इन्होंने रिप्रोडक्टिव को ज्यादा वेटेज दे दिया था, वेजिटेटिव को कम वेटेज दिया था, बट इन्होंने ऐसे नहीं किया, इन्होंने दोनों को इक्वल वेटेज दिया। नहीं, इक्वल नहीं दिया था, मोर वेटेज टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव को इन्होंने ज्यादा वेटेज दिया। ये आपके एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पैरा में लिखा हुआ है ना सारी चीजें, वो समझा रही हूँ बच्चे मैं आप लोगों को। आप लोगों ने जिसने एनसीईआरटी खोली होगी उसको दिख रहा होगा एनसीईआरटी के फर्स्ट पैरा में ही सबसे पहले सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही दिए हुआ है, ठीक है। अब फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक सबसे एडवांस्ड एंड मोस्ट एक्सेप्टेड कैरेक्टर है ये। अब सिंपल सी बात है, इन्होंने क्या क्या लिया होगा? इन्होंने लिया इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसको कंसीडर करके इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। यस मैम। अब आते हैं नेक्स्ट, इनका जो क्लासिफिकेशन था बच्चों किसके बेसिस पे था? ये सिस्टम डिपेंड करता है, क्योंकि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेगा। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कोई बुक्स में तो नहीं लिखी हुई है। अगर आप लोगों को मेरे एंसेस्टर्स के बारे में जानना है तो अगर मेरे एंसेस्टर्स का कोई फॉसिल रिकॉर्ड है उसी के बेसिस पे ही आप बता पाओगे ना कि मैं किस प्लांट की या किस कैरेक्टर से, किस ग्रुप से बिलोंग करती हूँ। यस मैम। तो इसका मतलब जितना भी इनका फाइलोजेनेटिक सिस्टम में क्लासिफिकेशन हो फॉसिल रिकॉर्ड्स के ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा? यस मैम। करेगा ना। लेकिन इफ मेरे पास फॉसिल रिकॉर्ड्स ना हो तब क्या करूंगी मैं? मैम यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का क्या मतलब है? बेटा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब कि दो प्लांट्स को अगर आप स्टडी कर रहे हो ना, उन दोनों के बीच में इवोल्यूशन की रिलेशनशिप को चेक करोगे कि क्या दोनों का इवोल्यूशन मैच कर रहा है। वो इन एब्सेंस ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड्स। अब बताओ, अगर मेरे पास फॉसिल रिकॉर्ड्स नहीं है तो मैं किस बेसिस पे पता करूंगी? तो तब मेरे पास पता करने के लिए तीन टेक्निक्स हैं, साइटो टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी and then कीमोटेक्सोनोमी। साइटो, साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे कि भाई जो सेल है वो कंपेयर कर रहा है एक दूसरे से नहीं, इवन उनके क्रोमोसोम्स नंबर भी चेक कर लेंगे। जैसे मेरे अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे? 46। आप सबके अंदर भी 40, जितने भी ह्यूमंस हैं
सबके अंदर क्रोमोसोम नंबर 46 ही होगा। फिर न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हम क्या चेक करेंगे? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में कुछ नहीं होता, सिर्फ कोड्स असाइन करा दिए जाते हैं। किसी भी कोई भी मेरे को नया कैरेक्टर मिला किसी के अंदर, कोड्स असाइंड टू ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। और इसका बेनिफिट पता है क्या था न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में? मैं इसमें 100 कैरेक्टर्स कैन बी टेकन इन वन टाइम। एक बार में 100 के 100 कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी कर सकती हूँ। और मेथड कौन सा यूज करते हैं? स्टेटिस्टिकल मेथड। कीमोटेक्सोनॉमी में क्या करते हैं? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ता है कि भाई ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, किस किस टाइप के केमिकल्स उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, ये सब हम पढ़ते हैं। मैम स्टैटिकल मेथड क्या होता है? स्टेटिकल मेथड होता है, स्टेटिक्स के बेसिस पे हम यहाँ पे पता लगाते हैं। अब स्टेटिक्स क्या होता है वो तो आपको मैथ्स के टीचर ही बता पाएंगे एग्जैक्टली। मतलब यहाँ पे क्या होता है ना कि सपोज करो, हाँ मैं बोलो विवेक। मैम यहाँ पे लिखा है मैम 100 कैरेक्टर्स कैन बी टेकन, तो मैम एक साथ ये 100 कैरेक्टर्स स्टडी हो सकते थे? एक साथ 100 कैरेक्टर्स हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं अगर स्टेटिस्टिकल मेथड अप्लाई करते थे। ओके मैम। जैसे टॉल ये प्लांट को डबल टी से देगा और शॉर्ट को स्मॉल टी से। एग्जैक्टली जैसे कि सपोज करो, मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत नॉर्मल सा। जैसे कि निष्ठा है, निष्ठा क्लास में कोई भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ सबसे पहले आंसर करती है। तो मैंने निष्ठा के अंदर ये कैरेक्टर हो गया नहीं होगा कि निष्ठा क्लास में हमेशा एक्टिव रहती है? कैरेक्टर हुआ ना। तो मैंने उसको एक कोड दे दिया, सपोज मैंने उसको कोड दे दिया AB, ठीक है। विवेक आंसर्स ना करके विवेक डाउट पूछता है, उसको मैंने कोड दे दिया BC। AB और BC सेम। अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास आया जो क्लास में बहुत ज्यादा आंसर करता है तो मैं उसको भी AB कोड दे दूंगी। कोई दूसरा स्टूडेंट आएगा जो मुझसे बहुत ज्यादा डाउट पूछेगा तो मैं उसको कोड दूंगी BC। तो ऐसे करके मेरे पास एक पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा कि भाई ये वाला इंडिविजुअल इस कैरेक्टर इस कोड में लाई करता है, इस वाला इस कोड में लाई करता है। मैम आगे समझ में आ रहे हो ना? ऐसे कोड्स के बेसिस पे हम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को कोड असाइन करके फिर उन कोड के बेसिस पे स्टडी कर लेते हैं कि मेरे को पता चला कि भाई निष्ठा है, निष्ठा के अंदर AB कोड भी है, निष्ठा के अंदर BC भी है, या और भी जो भी कोड है वो सारे के सारे कोड्स में एक साथ ले लूंगी और उनको देख लूंगी कि भाई ये कोड किसके कैरेक्टर के लिए था। तो एक साथ बहुत सारे कोड्स में स्टडी, बहुत सारे कैरेक्टर्स में स्टडी कर सकते हैं। राइट विवेक? यस मैम। चलो फिर, तो अब तक मैंने आप लोगों को सिर्फ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन समझाया कि भाई हम लोग प्लांट्स को क्लासिफाई कैसे कैसे करेंगे। अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले छोटी छोटी सी बेसिक चीजें हैं जो मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। इस चैप्टर में हम कुछ टर्म्स यूज करेंगे, जैसे कि एक टर्म होगा गैमेटोफाइट, जाइगोट, गैमेट्स, स्पोरोफाइट। तो आप कंफ्यूज ना हो इस चैप्टर में, इसलिए थोड़ा सा पहले ही समझा देती हूँ मैं आपको। देखो बेटा, गैमीटो का मतलब होता है गैमीट, फाइट का मतलब होता है बॉडी, है ना। गैमेटोफाइट का मतलब होता है बेटा वो बॉडी जिसके अंदर गैमीट्स बनेंगे। तो मेरे को एक क्वेश्चन ये बताओ, ये बॉडी यूनिसेलुलर होगी या मल्टीसेलुलर होगी? मल्टीसेलुलर। इसकी प्लॉइडी क्या होनी चाहिए? हैप्लॉइड होना चाहिए, डिप्लॉइड होना चाहिए? 2N। मैम डिप्लॉयड। अरे गैमीट्स बन रहे हैं बेटा, गैमीट्स। हैप्लॉइड होगी मैम हैप्लॉइड कैसे होगी? बेटा क्योंकि गैमीट्स मैम, बनाने हैं haploid। इसके, गैमीट्स बनेंगे इसके अंदर। हमेशा याद रखना, गैमेटोफाइट वो बॉडी जो गैमीट बनाएगी वो हैप्लॉइड होगी, ठीक है। जाइगोट, जाइगोट हमेशा क्या होगा? डिप्लॉइड होगा, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर। है ना। और यूनिसेलुलर होगा। वेरी गुड।
गैमीट्स हैप्लॉइड होंगे और यूनिसेलुलर होंगे। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट क्या होगा? हमेशा डिप्लॉयड होगी और मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर। डिप्लॉयड को 2n से लिखता है और हैप्लॉइड को n से लिखता है। एन से। ठीक है, फिर आता है मेरे पास दो प्रोसेस, माइटोसिस और मियोसिस। पता है माइटोसिस और मियोसिस? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. बेटा माइटोसिस होता है आपका Equal division. इक्वेशनल डिवीजन एंड मियोसिस होता है Reductional. अब डिफरेंस समझना इनमें। सपोज मेरे पास माइटोसिस हो रहा है किसी भी सेल के अंदर, सेल है 2n, तो 2n से दो सेल बनेंगी, उनकी प्लॉइडी क्या होगी? हमेशा 2n. 2n। लेकिन अगर मैंने सेम सेल के अंदर मियोसिस करा दिया तो क्या हो जाएगी? N. एन। एनोरल। तो एक सिंपल सी चीज है कि देखो हम कैसे पता लगाएंगे किसी भी बॉडी के अंदर मेरे को माइटोसिस कराना है या मियोसिस कराना है। आप प्लॉइडी के बेसिस पे देख लेना कि आपको क्या बनाना है। अगर आपको गैमीट्स बनाना है तो आप मियोसिस करा दो, है ना। देखो सपोज करो, एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको कहीं पे मैंने बोल दिया कि भाई मेरे को n से n बनाना है, प्रोसेस बताओ कौन सा होगा? n से n बनाना है, माइटोसिस होगा या नहीं? Mitosis. अगर मैंने बोल दिया Mitosis. भाई मेरे को 2n से n बनाना है तो क्या बोलोगे? Meiosis. Meiosis. होगा। वेरी गुड। ये प्रोसेस क्लियर हो जाएगा सबको यहाँ तक क्या क्या मैंने बताया, यस Yes, मैम। ma'am. है ना। अब एक चीज और बताओ, अगर मेरे को गैमीट्स है, गैमीट्स से गैमेटोफाइट बनाना है तो मैं कौन सा प्रोसेस कराऊंगी? गैमीट से Ma'am, गैमेटोफाइट, Mitosis. माइटोसिस। Mitosis. वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे को जाइगोट से स्पोरोफाइट बनाना है, मैम क्या प्रोसेस? मियोसिस। Mitosis. अरे बेटा जाइगोट भी Mitosis. 2n है, स्पोरोफाइट भी 2n है। ma'am, mitosis. Mitosis. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर मैंने आपको बोल दिया कि गैमेटोफाइट से गैमीट बनवाना है, अगेन Mitosis. माइटोसिस कराएंगे। स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनवाने हैं, मतलब गैमीट्स बनवाने हैं, Meiosis. मियोसिस। बेटा माइटोसिस क्यों? ये स्पोरोफाइट 2n है, गैमीट्स n बनवाना है, क्या कराना पड़ेगा? मियोसिस। मियोसिस ना। आया सबको समझ में? अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ना किसी को भी? Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. बोलो 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 बेटा। मैम गैमेटोफाइट को गैमेट्स बनाएंगे तब कौन सा लगेगा? किससे क्या बनवाएंगे? दोबारा बोलो। गैमेटोफाइट से गैमीट्स। गैमेटोफाइट भी n है और गैमीट भी n है, माइटोसिस करा दो। ओके मैम। और कोई डाउट किसी का? मैम फाइलोजेनेटिक जो आपने कराया तो मैम उसमें साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखवाया। फाइलोजेनेटिक का बेटा कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि उसमें ना बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था। ओके मैम। चलो अब जरा हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। प्लांट किंगडम को क्लासिफाई, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब तक जो मैं लिखवा रही हूँ सब लिख रहे हो ना? यस मैम। प्लांट किंगडम को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँ। हेलोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा। इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। हमेशा याद रखना जब भी डिवीजन पड़ता है उसका बेसिस जरूर देखेंगे। किस बेसिस पे डिवाइड किया?
ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन, कि भाई एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब थैलोफाइटा के ऊपर मैं लगा रही हूँ नेगेटिव सिंबल, इसके ऊपर लगा रही हूँ पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब है नहीं हो रहा है, पॉजिटिव का मतलब है हो रहा है। तो इसका मतलब जो थैलोफाइटा है उनके अंदर कोई एम्ब्रियो नहीं बन रहा है, थैलोफाइटा में कोई एम्ब्रियो नहीं बनेगा। अब आप सोचोगे मैम एम्ब्रियो क्यों नहीं बन रहा है, गैमीट्स फ्यूज करेंगे जाइगोट बनेगा, जाइगोट से आगे एम्ब्रियो बनता है। सुना होगा ना प्रोसेस थोड़ा ये। यस मैम। अब आंसर लिखो इसका, क्यों नहीं बनता है, बिकॉज जैसे ही जाइगोट बनेगा इसके अंदर, जाइगोट एकदम से मियोसिस करा देगा, अंडरगो मियोसिस। और जाइगोट क्या होता है 2n, और मियोसिस करा के वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन गैमीट्स बनवा देगा। और एम्ब्रियो तो 2n होता है, इसलिए यहाँ पे कोई एम्ब्रियो नहीं बन रहा। एम्ब्रियो फाइटा मतलब एम्ब्रियो बनेगा। अब इसको भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यूज क्या होता है बच्चा, जाइलम और फ्लोएम, दो टिश्यूज होता है। जाइलम क्या करते हैं, पूरी प्लांट बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, फ्लोएम पूरी प्लांट बॉडी के अंदर फूड सर्कुलेट करता है। अब इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ब्रायोफाइलम एंड ट्रैकियोफाइटा, या फिर इसको ब्रायोफाइलम की जगह ब्रायोफाइटा भी लिख लेना। अगेन नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसका मतलब मेरा जो ब्रायोफाइटा है उनके अंदर कोई वेस्कुलर टिश्यूज नहीं है, भाई ऐसे कोई टिश्यू नहीं है उनके अंदर जो उनकी पूरी प्लांट बॉडी के अंदर वाटर सर्कुलेट करे, फूड सर्कुलेट करे। तो सिंपल सी चीज है, क्या ब्रायोफाइटा के प्लांट्स मेरे को बड़ी बड़ी हाइट्स के देखने के लिए मिलेंगे कभी भी, नो मैम। नो मैम। नहीं मिलेगा। क्यों, बड़ी हाइट क्यों नहीं रख पाएंगे, वो इसलिए नहीं रख पाएंगे भाई बड़ी बड़ी हाइट रख लेंगे तो कौन वाटर देगा उनको इतनी बड़ी बड़ी हाइट तक, कोई नहीं वाटर देगा। क्लियर है ना यहाँ तक। यस मैम। अच्छा ज्यादा स्पीड से तो नहीं चल रही हूँ ना मैं, स्पीड सही है पढ़ाने का। यस मैम। यस मैम। किसी को प्रॉब्लम आएगा तो प्लीज बता देना, ठीक है। फिर ट्रैकियोफाइटा को आगे दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ सीड फॉर्मेशन। मैम ब्रियोफाइलम का समझा दो मैम। हाँ जी बेटा, मैम ब्रियोफाइलम का समझा दो। देखो बेटा ब्रायोफाइलम को ही हम ब्रायोफाइटा, चलो मैं इसको ब्रायोफाइटा ही लिख देती हूँ। ब्रायोफाइटा के ऊपर मैंने नेगेटिव सिंबल बनाया और बेसिस क्या लिया, वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम। मतलब ब्रायोफाइटा के अंदर सारे वो प्लांट्स आएंगे जिनके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है लेकिन वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते। कोई जाइलम फ्लोएम इनके अंदर नहीं होता वाटर सर्कुलेट करने के लिए, फूड सर्कुलेट करने के लिए पूरी प्लांट बॉडी के अंदर। मैम एक एग्जांपल देना। ब्रायोफाइटा के अंदर लीवर वर्ड्स पढ़ोगे आप, मर्केंचिया पढ़ोगे आप इसके अंदर, और बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगे आप लोगों को इसके आगे। आपको आपके आसपास नहीं मिलेंगे ब्रायोफाइटा देखने के लिए, क्योंकि ब्रायोफाइटा एक्वेटिक होते हैं। यस मैम। मैम ये हिल्स वाले एरिया में पाए जाते हैं? नहीं बेटा, ये एक्वेटिक वाले एरिया में पाए जाएंगे, मतलब जनरली टेरेस्ट्रियल भी होंगे एक्वेटिक भी, लेकिन ऐसी जगह पे रहेंगे जहां पे पानी अवेलेबल हो, ऐसी जगह पे पाए जाएंगे। अब के टाइम में आपको बहुत कम मिलेंगे, थैलोफाइटा भी बहुत कम मिलेंगे। सबसे ज्यादा आपको जो लास्ट में पढ़ाऊंगी ना एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं। मैम वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते इनके? नहीं, इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते। ओके। चले आगे। यस। मैम किसके अंदर किस नहीं होते? बेटा ब्रायोफाइटा के अंदर नहीं होते, देखो ना ऊपर मैंने बेसिस लिखा है और फिर नीचे मैंने आपका माइनस और प्लस का सिंबल लगाया है। तो मतलब प्लांट है ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन, दो पार्ट में डिवाइड किया, थैलोफाइटा एम्ब्रियोफाइटा।
थैलोफाइटा के ऊपर माइनस है मतलब एम्ब्रियो नहीं बनता उसके अंदर, जिसके ऊपर प्लस है उसके अंदर वो काम होता है। मैम फिर इसमें ट्रांसपोर्ट कैसे होती होंगी चीजें? बेटा इसमें ट्रांसपोर्ट कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज ये वाले जो प्लांट्स होते हैं बिल्कुल लैंड से अटैच होता है, पानी इनको मिलता है तो सरफेस के थ्रू ही पूरा बॉडी के अंदर फैल जाता है, हाइट नहीं होती इनके अंदर ज्यादा। ओके मैम। अच्छा ये माइनस प्लस से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? मैं पूरा थ्योरी बनवा के लिखवाती ना, उससे मुझे लगता है कि बच्चे पढ़ते नहीं, फिर उसको बोरिंग हो जाता है वो, इसलिए थोड़ा फ्लो चार्ट में मैंने बना लिया है। यस मैम। मैम सही है। सही है ना? कंफ्यूजन लग रहा हो तो बता देना, मैं थोड़ा सा और इसको एलैबोरेट करके लिख दूंगी। आगे चले। ऑन ट्रैकियोफाइटा को देखो, ट्रैकियोफाइटा को मैंने दो पार्ट्स में आगे डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ सीड फॉर्मेशन, कि भाई एक है जिसके अंदर सीड नहीं बनता, एक है जिसके अंदर सीड बनेगा। जिसके अंदर सीड नहीं बनता वो है मेरा टेरिडोफाइटा, और जिसके अंदर बनेगा वो स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, अब मैंने स्पर्मेटोफाइटा को भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किस बेसिस पे? कि भाई देखो स्पर्मेटोफाइटा के अंदर सीड बन रहा है या नहीं बन रहा है? मैम मैम बन रहा है। बन रहा है ना? अब सीड तो बन रहा है, क्या सीड के ऊपर कोट भी प्रेजेंट है, मतलब सीड कवर है किसी मेम्ब्रेन के थ्रू? उस बेसिस पे मैंने आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वो है जिनके पास सीड तो होता है लेकिन सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। एंजियोस्पर्म वो है जिनके अंदर सीड भी होता है और सीड के ऊपर कवरिंग भी होती है। फिर कवरिंग के बेसिस पे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि भाई टाइप्स ऑफ कवर कोट कैसा है, दो कोट है या फिर एक कोट है। वो आ गया मेरे पास डाइकोट एंड मोनोकोट। डाइकोट मतलब जिसके सीड के ऊपर दो कोटिलीडन प्रेजेंट है, दो कवरिंग प्रेजेंट है, और मोनोकोट मतलब सिंगल कोटिंग। सिंगल कोटिंग। सिंगल कोटिंग प्रेजेंट है। बताओ यहां तक सबको समझ में आया क्या? यस मैम। चलो एक बार मैम सीट कोड से एक बार और बता दो। मैम थैलोफाइटा बता दो बस। पूरा का पूरा टेबल समझाऊंगी फिर से, ध्यान से समझना बिल्कुल। मैंने मेरे पास प्लांट्स थे, ठीक है, मैंने क्या किया, प्लांट्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। कैसे, क्या बेसिस लिया मैंने? एम्ब्रियो, कि भाई मेरे पास एक ग्रुप है जिसके अंदर एम्ब्रियो नहीं बनता। थैलोफाइटा के अंदर सारी की सारी आती है ऑलमोस्ट एल्गी, और हम लोगों ने उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ा था प्लांट किंगडम के अंदर कौन सी एल्गी रखेंगे हम? मल्टी सेलुलर एल्गी। मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर एल्गी कौन से किंगडम में थी सारी? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। वेरी गुड। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक ऐसा थैलोफाइटा में मतलब जिसके अंदर एम्ब्रियो नहीं बन रहा है, एक वो जिसके अंदर एम्ब्रियो बन रहा है। ठीक है, तो एम्ब्रियोफाइटा के अंदर एम्ब्रियो तो बन रहा है, मैंने आगे एम्ब्रियोफाइटा के अंदर जितने भी मेंबर आए उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। किस बेसिस पे? कि भाई वेस्कुलर टिश्यू है या नहीं है। एक ग्रुप मेरे को मिला जिसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज नहीं थे, मतलब बहुत सारे प्लांट ऐसे मिले जिसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू नहीं थे, उनको उठा के बोल दिया कि भाई आप ब्रायोफाइटा बन जाओ। जिसके अंदर बन रहे थे उनको ग्रुप का नाम दे दिया ट्रैकियोफाइटा। ठीक है, फिर ट्रैकियोफाइटा कि भाई वेस्कुलर टिश्यूज है। आगे मैंने देखा कि भाई सीड बन रही है या नहीं बन रहा है, उस बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसा? एक आया टेरिडोफाइटा और एक आया स्पर्मेटोफाइटा। टेरिडोफाइटा जिसके अंदर सीड नहीं बन रहा है। मिस्टर कोई डाउट? यस मैम, ये जो टेरिडोफाइटा है इसमें पी साइलेंट है। टेरिडो में हाँ टी साइलेंट है बेटा, टी टेरिडो बोलेंगे TERI। अच्छा मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, टेरिफाइटा लिख दिया ना, इसलिए कंफ्यूज हो रहे आप। दिस इज टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, ठीक है, और एक आ गया स्पर्मेटोफाइटा। फिर स्पर्मेटोफाइटा के अंदर मैंने देखा भाई सीड तो बन रहा है, मैंने आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि भाई सीड कोट है या नहीं है इसके ऊपर। जिसके अंदर नहीं था
उसको बोल दिया जिम्नोस्पर्म और जिसके अंदर था उसको बोल दिया एंजियोस्पर्म। अब सीड कोड भी 2 सीड कोड है, एक सीड कोड है, 2 है तो डाइकोट बोल दिया उसको, और जिनके अंदर एक था उनको सबको मोनोकोट में रख दिया। हो गई मेरा टेबल फिनिश। एक बार देख लो इस टेबल को अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछो। अगर मैं आप लोगों से पूछूं एक क्वेश्चन, बेटा राइट डाउन द सम फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म, क्या क्या फीचर्स बताओगे इस टेबल के बेसिस पे? मैं किसी से भी पूछती हूँ वो मेरे को बताएगा। चेतना बताओ, कुछ फीचर्स बता दो बेटा मेरे को एंजियोस्पर्म के बेसिस। हैंड रेज कर लो जिसको पता है। मैम इससे मोनोकोट होता है। अरे बताओ, अच्छे से बताओ बेटा। आदित्य बताएंगे, आदित्य बताओ। हम एंजियोस्पर्म्स के अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर वैस्कुलर टिश्यूज होता है, इनके अंदर सीड फॉर्मेशन होता है और इनके पास सीड कोट भी होता है। वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे आप फीचर्स लिखोगे। आया समझ में फीचर्स कैसे लिख सकते हो आप इसी एक टेबल से सबके? राइट और नॉट? चलो Yes. अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ेंगे एल्गी। एल्गी के बाद हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, फिर पढ़ेंगे थर्ड नंबर पे टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर ही डाइकोट मोनोकोट पढ़ेंगे। ठीक है? ओके मैम। चलो फिर आगे चलता है। ये हो गया हमारा ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एल्गी के अंदर आ जाओ। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का चैप्टर एल्गी से। एल्गी को हिंदी में क्या कहते हैं? काई। काई। हर जगह दिख जाती है आपको, दिख जाती है। सबसे पहली चीज भाई इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? एल्गी जो होती है इट वेरी इन फॉर्म एंड साइज, मतलब इसकी स्ट्रक्चर में भी बहुत वेरिएशन आपको मिलेंगे, साइज में भी वेरिएशन मिलेंगे। अगर आप इसकी फॉर्म में वेरिएशन देखोगे तो सेलुलर भी मिल जाएगी और मल्टी सेलुलर भी मिल जाएगी। यूनिसेलुलर के मेरे को 2 एग्जांपल बता दो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो पढ़े थे। ब्लू ग्रीन एल्गी, क्रीमाइडोमोनास। स्पाइरोगेरा बेटा स्पाइरोगेरा मल्टी सेलुलर थी, यूनिसेलुलर नहीं थी। हम मल्टी सेलुलर के अंदर भी एल्गी होती हैं। देखो ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी सेलुलर में भी एक बॉडी होती है फिलामेंटस, फिलामेंटस या फिर कॉलोनियल भी हो सकता है, या फिर 2 ही लिख दो, थर्ड मत दो। फिलामेंटस जिसकी बॉडी छोटे छोटे फिलामेंट से मिलके बनी है। एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। जब इनके आप स्ट्रक्चर देखोगे ना आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगा, ऐसे छोटे छोटे फिलामेंट्स में डिवाइडेड। कॉलोनियल एग्जाम्पल वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स आपको ऐसे कॉलोनीज में मिलेगा, एक वॉलवॉक्स ये रहा, एक वॉलवॉक्स ये रहा, एक वॉलवॉक्स ये रहा। और इनकी कॉलोनी के बाहर पता है क्या होता है? एक शीट प्रेजेंट होती है, शीट, जेलेटिनस
शीट प्रेजेंट होती है इनकी शीट। कॉलोनीज के बाहर। अब क्वेश्चन सुनो कैसे आएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा, यूलोथ्रिक्स किस टाइप की एल्गी है? पहला आंसर आप दोगे मैम मल्टी सेलुलर है, सेकेंड आंसर आप दोगे मैम फिलामेंटस है। आपसे पूछा जाएगा भाई वॉल्वॉक्स की स्ट्रक्चर कैसी है, तो आप आंसर दोगे मैम वॉल्वॉक्स कॉलोनियल एल्गी है, ठीक है। और अगर मैं आपसे साइज में पूछूं ना, तो बेटा एक एल्गी होती है ब्राउन एल्गी, जिसका नाम होता है केल्प। पता है कितनी होती है ये? 100 मीटर की होती है। इतनी बड़ा साइज भी हो सकता है एल्गी का। देखने के लिए मिल रही है ना वेरिएशन, कोई यूनिसेलुलर है, कोई फिलामेंट्स में है, कोई कॉलोनी में रह रही है, और कोई बहुत बड़े साइज की है, ठीक है। यस मैम। चलो जो अब गोल्डन एल्गी, एक गोल्डन एल्गी भी होती है। इसमें डाल दे। गोल्डन एल्गी पढ़ा था ना हमने उसमें ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, डेस्मिड्स जिसको बोल रहे थे, है ना। मैम उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं वो पूछ रही थी। गोल्डन एल्गी का स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर होता है। ओके मैम। अब एल्गी होती है 3 टाइप की, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी को बोलते हैं हम आपका क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी को पियोफाइसी, रेड एल्गी को रोडोफाइसी। बच्चे ये नाम भी आप लोगों को याद होने चाहिए, क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी, रोडोफाइसी। ग्रीन एल्गी का कलर ग्रीन होता है, ब्राउन एल्गी का कलर ब्राउन होता है, रेड एल्गी का कलर रेड होता है। लिखो जल्दी से, देन विल मूव ऑन नेक्स्ट। मैम वॉल्वॉक्स बता दो एक बार। बेटा वॉल्वॉक्स एक एल्गी होती है जो कॉलोनीज की फॉर्म में रहती है, मतलब ये कभी भी अकेले नहीं रहती, बहुत सारी वॉल्वॉक्स मिलके ग्रुप बना लेती है ना, एक अलग से अपनी कम्युनिटी बना लेती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वॉल्वॉक्स जो होते हैं वो कॉलोनियल एल्गी है, कॉलोनीज बना के रहती है, और अपनी कॉलोनीज के बाहर एक जिलेटिनस शीट की कवरिंग भी लगा देती है जो उनकी कॉलोनी को प्रोटेक्ट करती है। बेटा फिलामेंटस का मतलब ये बताया नहीं, फिलामेंटस छोटे छोटे टुकड़ों में जब एल्गी होती है हमारा, ऐसे बॉडी एकदम ऐसे स्ट्रेट ना होके ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड जब होती है ना, ऐसी स्ट्रक्चर को हम फिलामेंटस स्ट्रक्चर बोलते हैं। मैम ब्राउन एल्गी के ब्रैकेट में क्या लिखा है? ब्राउन एल्गी में है पियोफाइसी, PHAEOPHYCA। मैम एक बार रेड वाले को भी प्रोनाउंस करना, रेडोफाइसी। रोडोफाइसी, RHODO, रोडोफाइसी, PHYCA। मैम जो ऊपर 100 मीटर वाली है। अच्छा वो केल्प बेटा, केल्प, KELP। मैम वो क्या होता है? केल्प एल्गी का नाम है ओके मैम। जिसका साइज 100 मीटर होता है। हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पढ़ना ग्रीन एल्गी से। आ जाओ। देखो कोई भी एल्गी पढ़ोगे, ग्रीन एल्गी पढ़ना, ब्राउन एल्गी पढ़ना, रेड एल्गी पढ़ना, पहली चीज ये हमेशा याद रखना, इनके अंदर आप पढ़ोगे कि भाई इनके अंदर पिगमेंट कौन सा होता है जिसकी वजह से इसका कलर क्या है, ग्रीन है। तो ग्रीन एल्गी के अंदर हमेशा क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल A B प्रेजेंट होता है, याद रख, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आओ। ग्रीन के बाद कौन सी पढ़ोगे क्या बेटा? मैम वो AB क्या था, क्लोरोफिल?
बेटा क्लोरोफिल के टाइप होते हैं, देखो सबके बताऊंगी। उसके अंदर क्या था, क्लोरोफिल ए बी, इसके अंदर होगा क्लोरोफिल ए सी। सी। ऐसे ही रेड एलगी, इसके अंदर क्या होगा, सोचो, ए ए बी डी, तो इसका मतलब ए बी ए सी ए डी लिख लो जरा। इसके अंदर ए बी होगा, इसके अंदर ए सी होगा, इसके अंदर ए डी होगा। मैम हो इनका गया? मतलब क्या होगा, ए बी और ए सी का? बेटा क्लोरोफिल जो होता है ना, हमारे पास 5 टाइप के क्लोरोफिल होता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, अलग अलग कलर ये शो करता है। ए बी मिलके ग्रीन कलर दिखाते हैं, ए सी मिलके ब्राउन, ए डी मिलके रेड, उसके साथ साथ कुछ और अलग पिगमेंट भी इनके साथ जुड़ जाते हैं जो इनका कलर ऐसे डिफरेंट करा देता है। ओके मैम। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमेशा याद रखोगे इनके अंदर पिगमेंट क्या है। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट याद रखोगे कि ये अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर रखती हैं, फूड स्टोरेज। ग्रीन एल्गी हमेशा अपना फूड स्टोर रखेगी किसकी फॉर्म में, स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, ब्राउन एल्गी, एनिमल नोज, बताओ। लैमिनेरिया एंड मैनिटोल, लैमिनेरिन और मैनिटोल। मैनिटोल, वेरी गुड। लैमिनेरिया एंड मैनिटोल की फॉर्म में। और रेड एल्गी, फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च। स्टार्च। ठीक है, तीनों का ये हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये तो सबके अंदर ऐसे फीचर है कि भाई सब में ही पढ़ना है आप लोगों को। अब ग्रीन एल्गी के अंदर क्या होता है ना, इनकी जब आप स्ट्रक्चर देखोगे माइक्रोस्कोप में, आपको इनके अंदर छोटी छोटी बॉडीज मिलेंगी, उन बॉडीज को हम बोलते हैं पाइरिनोइड्स। ये स्पेशल कैरेक्टर होता है ग्रीन एल्गी का, स्पेशल कैरेक्टर है ग्रीन एल्गी का। मतलब इनका जो भी स्टार्च होता है ना, उस स्टार्च को एक छोटे छोटे पैकेट्स में स्टोर करती है, उन पैकेट को बोलते हैं पाइरिनोइड। पाइरिनोइड क्या है, स्टोरेज बॉडीज है। ठीक है, किसकी, स्टार्च की। और साथ ही क्या स्टोर करके रखती है, बिसाइड्स प्रोटीन। नहीं उल्टा लिख गया, उल्टा लिख गया। P4 पाइरिनोइड, तो पहले आएगा P4 प्रोटीन, बिसाइड स्टार्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, PYQ में बहुत बार पूछा हुआ है, इसके ऊपर स्टार बना दो ऐसे। प्रोटीन बिसाइड स्टार मतलब इनकी जो बॉडी के अंदर स्टोर रहता है स्टार्च, वो कैसे रहता है, पहले प्रोटीन स्टोर करता है, उसके चारों तरफ साइड स्टार्च स्टोर करके रखती है, ऐसे करती है। ओके मैम। अब आते हैं हम लोगों के पास इसके एग्जाम्पल याद रखने की ट्रिक। ग्रीन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम बोलते हैं किसी को ग्रीन सिटी है कोई, तो अगर मैं नाम के आगे ग्रीन लगा दूं किसी सिटी के आगे, तो मेरे माइंड में एक चीज आ जाती है कि भाई वो सिटी एकदम प्योर है, हरी भरी है ना, कोई पोल्यूशन नहीं है। होता है नहीं होता है? Yes. तो इसकी ट्रिक है, यूएस हैज वेरी क्लीन कॉलोनीज। यूएस हैज वेरी क्लीन कॉलोनीज। यू का मतलब होता है यूरोट्रिक्स, एस फॉर स्पाइरोगायरा, बी फॉर वॉलवॉक्स, सी फॉर क्लोरेला, कॉलोनीज फॉर क्लेमाइड्रोमोनास। यूरोट्रिक्स स्पाइरोगायरा कैसी एल्गी है,
फिलामेंटस अभी बताया था ना, है ना। क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास दोनों यूनिसेलुलर और वॉल्वॉक्स कॉलोनी कॉलोनियल। याद हो गई ना सबको ये चीज। यस मैम यस अब ये कॉलोनी में रहती हैं तो ये हमारी मोटाइल भी होती हैं। क्लेमाइडोमोनास भी मेरी मोटाइल होती है, लेकिन जो क्लोरेला है ये नॉन मोटाइल होती है। नॉन मोटाइल होती है। ये दिस इज नॉन मोटाइल, ठीक है। स्पाइरोगायरा का एक और नाम होता है, इसको पॉन्ड सिल्क बोल देते हैं। दिस इज नॉन एज पॉन्ड सिल्क, ठीक है। इतना हो गया। फिर आता है इनकी सेल वॉल, कि भाई एल्गी है, सेल वॉल तो होगी। तो इसकी सेल वॉल में आपको याद रखना है, जो आउटर वॉल होती है वो बनी होती है पैक्टोज से, इनर वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से। वेरी गुड। फिर आ जाते हैं इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यहीं पे लिख देते कुछ कुछ, जैसे कि क्लोरेला है, क्लोरेला का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसी क्लोरेला से एक एंटीबायोटिक बनता है, क्लोरेलिन। क्लोरेलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। एंड क्लोरेला को फूड के जैसे भी यूज किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। एक और इकोनॉमिक वर्ड ही हटा दो बस यहां से याद। एक और एल्गी है, एग्जाम्पल एल्गिन। एल्गिन इज ऑल्सो अ ग्रीन एल्गी। ट्रिक में मैंने इसलिए नहीं लिखा बिकॉज एनसीईआरटी ने ट्रिक के साथ दिया हुआ नहीं था इसको। एल्गिन के अंदर पावर होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बोलते हैं हाइड्रोकोलॉइड्स। एल्गिन के साथ एक और एग्जांपल होता है कैरागीन, ये याद रखना है। इस पूरी स्लाइड पे जितनी चीजें लिखी हुई हैं वो सब आप लोगों को याद होनी चाहिए। मैम एल्गिन तो ब्राउन एल्गाई में लिखा है। हाँ, एल्गिन हमारा ब्राउन एल्गी में होता है, लेकिन इसके साथ ये कैरागीन ये कौन सी होती है? कैरागीन हम ग्रीन में मैम ये कैरागीन कौन सी होती है? देखो ब्राउन एल्गी कैरागीन होती है। गड़े क्या बोला बेटा आपने? मैम पॉन्ड सिल्क का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पॉन्ड फूड का मतलब? अच्छा, पॉन्ड सिल्क बेटा, स्पाइरोगायरा जनरली जो होते हैं ना, अगर पॉन्ड के अंदर पाई जाती है ना तो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। बिकॉज फिलामेंटस है ये, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऐसा दिखता है कि पॉन्ड के अंदर सिल्क है, इसलिए इसका नाम पॉन्ड सिल्क रख दिया जाता है। ओके मैम। अब आती है नेक्स्ट। का मतलब हाइड्रोकोलाइड्स का मतलब होता है देखो, आपके पास एक प्लांट है छोटा सा, आपको प्लांट यहाँ से आपके दिल्ली से लेके मुंबई लेके जाना है। अब प्लांट तो है बेचारा, खराब हो जाएगा, आप उसको पानी वानी नहीं दोगे तो सूख जाएगा, नहीं सूख जाएगा वो। लेकिन Yes. अगर आप क्या करो, उस प्लांट की सॉइल में एल्गिन, ब्राउन एल्गी और कैरागीन, रेड एल्गिन दोनों का मिक्सचर डाल दो और पानी डाल दो ऊपर से, तो इन दोनों के अंदर, इन दोनों एल्गी के अंदर ऐसी पावर होती है कि वाटर को ज्यादा टाइम तक होल्ड करके रख सकती है।
और आपके प्लांट को थोड़ा थोड़ा वाटर करके देती रहेंगी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को होल्ड करके रख सकती है। आप चाहते हो कि भाई मेरा कोई सब्सटेंस है उसके अंदर वाटर ज्यादा टाइम तक रहे, उसके अंदर मॉइस्चर बना रहे, तो आप वहां पे वो एलगी डाल दो। वाटर को होल्ड करके रखने की पावर उसको बोलता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एंड इसी कैपेसिटी को हाइड्रोकोलॉइड्स बोल देता है। ठीक है। मैम पर ये बिना पानी के तो मर जाएंगी ना? एलगी इसमें वो होता है ना, पॉन्ड्स के अगर बाहर निकाल लो तो मर जाती है, सूख जाता है पूरा। लेकिन अगर पानी ही नहीं होगा कहीं पे तो एलगी मरेगी थोड़ी ना, एलगी वहां पे ग्रो ही नहीं कर पाएगी, बस एलगी मरती थोड़ी ना, गायब हो जाएगी वहां से। जहां पे पानी होगा वहां पे एलगी होगी, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर आप पानी को प्रॉपरली क्लीन करते रहोगे डेली तो क्या कभी एलगी लग सकती है वहां पे? नो मैम। नहीं लगेगी ना। एलगी कब ग्रो करती है? जब पानी पॉल्यूटेड होना शुरू करता है, पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा बढ़ जाता है, तब एलगी वहां पे ग्रो करना शुरू करती है। मैम ज्यादा दिन होने की वजह से पानी किसकी वजह से होता है? हाँ, क्योंकि अगर आप पानी को प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हो तो वहां पे ऑर्गेनिक मेटल्स वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे, वो ऑर्गेनिक मैटर में हमारी एलगी ग्रो करती है। कोई पॉन्ड है, आपके आसपास में कोई फील्ड है, ठीक है, फील्ड में फर्टिलाइजर्स वगैरह डालता है बहुत सारे, वो फर्टिलाइजर्स क्या होता है पानी के साथ, मतलब बारिश आती है पानी के साथ बह के पास वाले पॉन्ड में आ जाते हैं, नहीं आ जाते होंगे, और उसी आसपास के पॉन्ड में फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं। फर्टिलाइजर्स का काम क्या होता है? प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाना। यस मैम। जो फीचर प्लांट का है कुछ सेम फीचर एलगी का होता है, तो इसका मतलब हमारा पानी के अंदर एलगी ग्रो करना शुरू कर देती है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फर्टिलाइजर्स। मैम एक बार ये समझा दो, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। अच्छा, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन बेटा क्लोरेला जो होता है ना, ये बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में इसके अंदर प्रोटीन होता है, इसलिए इसको एज अ फूड भी यूज किया जा सकता है। ओके मैम। मैम ये एल्गी और कैराटीन हमें ये ग्रीन एल्गी में ही पढ़ना है? ग्रीन एलगी में पढ़ना चाहो पढ़ लो, मैंने इसलिए यहाँ पे लिखवा दिया है आपको, क्योंकि जब आप अपनी एनसीईआरटी देखोगे ना, एनसीईआरटी के ऊपर वाले पैराग्राफ में इसके बारे में लिखा हुआ है, और बच्चे जनरली एलगी को एल्गिन से हम याद रख लेते हैं, इसको कैरागीन से ग्रीन हमें याद आ जाता है, लेकिन होती है अपोजिट है। ग्रीन के साथ ब्राउन और रेड ऐसे एक टर्म में याद हो जाती है हमें कि पहले ग्रीन लिख रहे हैं फिर ब्राउन एल्गिन फिर रेड कैरागीन। लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो मैं आपको ब्राउन और रेड में भी लिखवा दूंगी, कंफ्यूजन नहीं रहेगा फिर। ओके मैम। ठीक है, चलो फिर आ गई मेरे पास ब्राउन एल्गी। दो फीचर लिख लिए मैंने ब्राउन एल्गी के। ब्राउन एल्गी और क्या होती हैं? मेरीन होती हैं, और मोस्टली फिलामेंटस और मल्टी सेलुलर होंगी। पिगमेंट ए और सी होगा, उसके साथ एक और एक्स्ट्रा पिगमेंट होता है इनके अंदर, फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट इनके अंदर होता है। फूड स्टोर रहता है लेमिनेरिया एंड मैनिटोल। लेमिनेरिया एंड मैनिटोल किसका डेरिवेटिव है? कार्बोहाइड्रेट का। डेरिवेटिव मतलब? डेरिवेटिव का मतलब ये होता है, आपने मीथेन की स्ट्रक्चर पढ़ा है, CH4 है जैसे। यस मैम। अगर मैं मीथेन का एक H हटा के OH लगा दूं यहाँ पे, एक H हटा के OH लगा, तो ये क्या बन गया? मीथेन का डेरिवेटिव बन गया, मीथेन का डेरिवेटिव। ठीक है, ये होता है डेरिवेटिव का मतलब। मतलब जब मीथेन के थ्रू बना हो। हाँ, मतलब उसी का प्रोडक्ट हो, उसी का प्रोडक्ट। ओके। अब इसके एग्जांपल देख लो। लास्ट वाली ट्रिक याद है ना, ग्रीन से याद रखना, यूएसएस वेरी क्लीन कॉलोनीज। सेल्फ का मतलब SELFED होती है ना ट्रिक, नाम मतलब स्पेलिंग प्रॉपर।
SELFED। अब E हटा देना, बाद वाला SELFD कर लेना, ट्रिक याद हो जाएगी आप लोगों को। S for सर्गेसम, E for एक्टोकार्पस, L for, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम्पल याद रखना, लेमिनेरिया, F for ट्यूपस, D for डाइक्टियोटा। रिपीट करो, सेल्फ्ड, S for सर्गेसम, E for एक्टोकार्पस, L for लेमिनेरिया, F for फ्यूकस, D for डाइक्टियोटा। एंड ब्राउन एल्गी की जो बॉडी होती है, सभी ब्राउन एल्गी की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। क्या क्या पार्ट होता है? पहला होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड लेमिना। कैसे समझोगे? जैसे एक नॉर्मल प्लांट की बात करूं तो एक रूट्स होती है प्लांट में, स्टेम होता है, और फिर ऊपर बोलो लीफ होती है, रूट्स होती है, ठीक है, फिर स्टेम एंड ऊपर लीफ। लेकिन हमारी एल्गी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। कभी देखा है आसपास के पानी में जाके एल्गी देखो, एल्गी के अंदर आप रूट अलग दिख रही हो, स्टेम अलग दिख रही हो? कभी नहीं दिखता ना, क्योंकि जो एल्गी होता है ना, उनकी थैलॉइड बॉडी होती है। थैलॉइड का मतलब होता है फैली हुई, ऐसी सरफेस के ऊपर फैली होती है, या फिर थैलॉइड को ही हम अनडिफरेंशिएटेड भी बोल देते हैं, जिसकी बॉडी को मैं डिफरेंशिएट ना कर पाऊं रूट, लीफ और स्टेम में, ऐसी बॉडी को बोलते हैं थैलॉइड बॉडी। ग्रीन एल्गी की बॉडी बिल्कुल थैलॉइड है, लेकिन ब्राउन एल्गी की बॉडी थोड़ी सी डिफरेंशिएटेड है। कैसे? रूट्स की जगह पे इनके अंदर प्रेजेंट होता है क्या? होल्ड फास्ट। स्टेम की जगह पे प्रेजेंट होता है इनके अंदर स्टाइप, और लीफ के जैसे इनके पास प्रेजेंट होता है लैमिना। होल्ड फास्ट मतलब जो इनकी एल्गी को सरफेस से अटैच करके रखेगा। स्टाइप एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगी, लीफ लैमिना लीफ लाइक पार्ट होगा। हम थैलॉइड का मतलब क्या बताया था? थैलॉइड का मतलब होता है बहुत ज्यादा फैला हुआ, ऐसी बॉडी जिसको देख के आप नहीं बता सकते कौन सा पार्ट है, मतलब अनडिफरेंशिएटेड। ये टर्म लिखा है ना आगे, इसको याद रखना। लिखो इसको जल्दी से। मैम लमीना और फ्रॉन्ड एक ही चीज है ना? लैमिना और फ्रॉन्ड एक ही चीज है, एग्जैक्टली। मैम ये जो आपने प्लांट बनाया मैम, ये समझाना मैम। हाँ जी बेटा, कौन सा? मैम जो आपने भी स्ट्रक्चर बनाया है मैम प्लांट का, तो मैम आप ये जो लैमिना स्टाइप और होल्ड फास्ट लिखा है मैम, ये समझा दो। ये देखो बेटा क्या होता है ना, जैसे एक नॉर्मल प्लांट होता है, नॉर्मल प्लांट में हमें पता है सॉइल से अटैच होती है हमारी रूट्स, ठीक है, फिर एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर लीफ होती है, ऐसे ही होता है ना नॉर्मल प्लांट। लेकिन हमारी जो एल्गी होती है बिल्कुल ऐसी नहीं होती। एल्गी के अंदर रूट्स नहीं होती प्रॉपर, लेकिन रूट्स के जैसा ही होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर होती है जो इनको अटैचमेंट में हेल्प करती है सरफेस से, अटैचमेंट में। स्टाइप क्या होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके थ्रू हम फूड कंडक्ट करेंगे, कहाँ तक? लीफ तक, और लीफ से रूट तक। और लीफ जो लैमिना या फ्रॉन्ड जो होता है वो लीफी पार्ट होता है, लीफ जैसी स्ट्रक्चर होती है। मैम एल्गी की बॉडी 3 चीजों से मिलकर बनी है। ब्राउन एल्गी की बॉडी इन 3 चीजों से, मतलब ब्राउन एल्गी की बॉडी, आप कहीं भी ब्राउन एल्गी देखोगे ना, उसकी बॉडी को आप देख के बता पाओगे लैमिना है, ये स्टाइप है, होल्ड फास्ट है, ये है बस। सिर्फ ब्राउन एल्गी का कैरेक्टर है ये, ग्रीन एल्गी का भी नहीं है, रेड एल्गी का भी नहीं है। यस तनिष्का। मैम आपने क्लोरोफिल ए और सी के आगे क्या लिख रखा है?
फ्यूकोक्सेंथिन, FUCOXANTHIN। मैम इसका मतलब क्या है? फ्यूकोक्सेंथिन बेटा पिगमेंट है जिसकी वजह से इनको ब्राउन कलर, मतलब क्लोरोफिल ए और सी के साथ इनकी बॉडी में फ्यूकोक्सेंथिन पिगमेंट भी पाया जाता है। जितना ज्यादा इस एल्गी में फ्यूकोक्सेंथिन होगा उतना ही ज्यादा उनका डार्क ब्राउन कलर होता चला जाता है। ओके मैम। आ रहा है समझ? चलो बेटा, ब्राउन एल्गी जनरली मैरीन एरियाज में मिलेगी आइस। मैम पॉन्ड्स में नहीं होगी ये? थैलोइड भी समझा दो। पॉन्ड्स वगैरह में कम मिलती है बेटा ये। मैम देखी नहीं ना। थैलोइड कम पॉन्ड्स में नहीं मिलती, मैरीन एरिया में मिलेगी। मैं आप लोगों को कल की क्लास में ना इनके स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी और आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। देखो बेटा, हाँ क्या पूछे थे? थैलोइड। थैलोइड का मतलब होता है बेटा फैली हुई बॉडी, जिस बॉडी को देख के आप नहीं बता सकते इसके हाथ है, पैर है, या लीफ है, स्टेम है, रूट है, ऐसी बॉडी को बोलते हैं थैलोइड बॉडी। मैम ज़ैंथोफाइल पिगमेंट मैम। क्या है? क्या बेटा लक्ष्मी दोबारा बोलो। ये ज़ैंथोफाइल पिगमेंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मैम। ये कौन सा अच्छा, पिगमेंट है? ज़ेंथोफिल भी फ्यूकोक्सेंथिन के साथ ही प्रेजेंट होता है। मैम होल्ड फास्ट के नीचे आपने क्या लिखा है? बेटा होल्ड फास्ट के नीचे लिखा है अटैचमेंट। मेरी राइटिंग ज्यादा खराब हो गई है क्या? लिखते लिखते ना वर्ड्स बच्चों को समझ नहीं आ रहे। अच्छा चलो ना, मेरे को एक बार जल्दी से अटेंडेंस तो रह बता रहे दो, किसके स्टूडेंट का अटेंडेंस नहीं हुआ अब तक। जिसका अटेंडेंस नहीं लगा ना, अपना जल्दी से नाम और स्टूडेंट आईडी मेरे को चैट सेक्शन में भेज दो जल्दी से। मैम राइटिंग तो समझ आ जाती है, बस वो प्रोनाउंसिएशन नहीं पता चलती ना, इसीलिए पूछते हैं। कोई बात नहीं, याद हो जाएगा आप लोगों को। आई नो 11वीं क्लास में जब बच्चा आता है ना, बहुत चीजें चेंज हो जाती है, टाइम लगता है, लेकिन आई प्रॉमिस सबको याद हो जाएगा सब कुछ। जल्दी जल्दी से भेजो बच्चों। जिसने पहले भेजे था वो नहीं भेजेगा दोबारा। आज मैं आप लोगों के नेम्स लिख रही हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में अटेंडेंस लिया करो बस। मैम ये लीव और लेमिनिया के बारे में थोड़ा बता दीजिए। बेटा जैसे प्लांट के अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, एग्जैक्टली ऐसे ही ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। लीफी पार्ट जो ग्रीन इन कलर होता है उसको लैमिना या फ्रोंड बोल देते हैं आप लोग। और तो किसी का नहीं रहना बेटा अटेंडेंस। नहीं ना, चलो फिर कल तक मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। कल क्लास होगी क्या हमारा? एक मिनट में चेक कर लूँ टाइम टेबल में। मैम परसों है। नो मैम कल नहीं है। परसों तो लेकिन ईद है, ईद की छुट्टी है। मैम एक क्लास एक्स्ट्रा क्लास संडे को भी शेड्यूल है। मैम कल आप भी लोग छुट्टी होगी किसकी? समर वेकेशन की। नहीं बेटा समर वेकेशंस नहीं होगा। ओके मैम। आप मैम जो लोग कल बोलोगे की क्लास थी वो क्लास दोबारा होगी क्या? हाँ, कौन सी वाली क्लास? मैम जो क्लास कल नहीं हुई थी। हाँ उसी लिए तो पूछ रही हूँ ना, परसों मैं शेड्यूल कर लूंगी, फिर मैं आप लोगों की मॉर्निंग में क्लास। आप लोगों में से कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसका ईद वगैरह सेलिब्रेशन का है? नो मैम। मैम इवनिंग में रख लेते हैं। इवनिंग में? इवनिंग में लेते हैं। चलो इवनिंग में रख ले। इवनिंग में टाइम बता दो मेरे को। 5 बजे के आसपास।